रूस ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। रूस के द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डीज लैब के बीच हुए समझौते के मुताबिक यह कंपनी भारत को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगा। RDIF के CEO किरिल दिमित्रीव ने बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो यह नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। RDIF के साथ ही 4 अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है जो भारत में यह वैक्सीन बनाएंगी। RDIF ने एक बयान में कहा कि उसके और डॉक्टर रेड्डीज के बीच हुए समझौते इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच यह समझ बढ़ रही है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए कई वैक्सीन पर काम करना जरूरी है। कंपनी ने कहा कि रूसी वैक्सीन एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और दशकों तक इस पर 250 से अधिक क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है और इससे दीर्घकालीन दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। डॉक्टर रेड्डीज के CEO GV प्रसाद ने एक बयान में कहा कि इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और भारतीय नियामकों के मानकों को पूरा करने के लिए हम भारत में इसका फेज 3 ट्रायल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्पुतनिक वी वैक्सीन विश्वसनीय विकल्प हो सकती है। सितंबर में लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक यह वैक्सीन सुरक्षित है। फेज 1 और फेज 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसने सेलुलर और एंटीबॉडी रिस्पांस जनरेट किया। फेज 3 ट्रायल के नतीजे अक्टूबर-नवंबर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि रूस ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में CBI की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। CBI की कोर्ट ने आदेश जारी करके सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस भेज दिया गया है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष CBI अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। 2 सितंबर को फैसला लिखना शुरू हो गया था। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, IB सिंह और महिपाल आहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से दलीलें पेश की थी। इसके बाद CBI के वकीलों ललित सिंह, RK यादव और P चक्रवर्ती ने भी अपनी दलीलें रखी थी। दोनों पक्षों की दलीलें पेश होने के बाद विशेष न्यायाधीश SK यादव ने कहा था कि वह 2 सितंबर को फैसला लिखवाना प्रारंभ करेंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी सितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष CBI आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुकी है। न्यायाधीश को इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के मुताबिक इस माह के अंत तक फैसला सुनाना है। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में ढहाया था। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर दिए बयान को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की ओर से चीन पर जो बयान दिया है वो बेहद कमजोर और नाकाफी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक घिनौना मजाक है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी।
अगर उन्हें बोलने की इजाजत होती तो वो पूछते कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि चीन की इस नापाक हरकत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। सदन में चीन मुद्दे पर चर्चा नहीं होने से नाराज ओवैसी ने पूछा, क्या हमें यह जानने का अधिकार है कि लद्दाख में हमारे 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सदन में बहस होनी चाहिए। ओवैसी ने अपने ट्विटर से सरकार पर सिलसिलेवार कई सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार इमोशनल ब्लैकमेल करने में माहिर है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि संसद हमेशा अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि संसद सेना के साथ है, लेकिन आप कहां हैं? आप इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर क्यों डाल रहे हैं? यह काम आपका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को चीनी सेना की पूरी गतिविधियों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या और उनके हथियारों में बढ़ोतरी देखी गई। मई की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के परंपरागत पेट्रोलिंग पैटर्न में रुकावट डाली थी। इससे फेस ऑफ की स्थिति पैदा हुई। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अनलॉक 4 के तहत अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। हर दिन लगभग 90,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में तो लगभग 1 लाख मामले एक दिन में आ रहे हैं। विश्व में अगर शीर्ष 3 देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्राजील और भारत है। भारत में 1 लाख मामलों तक रफ्तार सबसे धीमी थी, लेकिन इसके बाद केवल 2 महीनों के भीतर ही 10 लाख मामले सामने आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण केवल 10 दिनों में 4 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन हो गया। कोरोना वायरस के हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है और डेथ रेट भी घट रहा है। देश के 75 जिलों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह वायरस देश के सभी कोनों में फैल चुका है। केवल कुछ ही राज्य हैं जहां के जिलों से 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर अभी भी रिकॉर्ड संख्या में कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को 24 घंटे के भीतर 6,895 नए पॉजिटिव केस सामने आए और रिकॉर्ड 113 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि एक दिन में 6,680 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में नई शिक्षा नीति को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में भाषा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें मातृभाषा और स्थानीय भाषा दोनों को बराबर का महत्व दिया जाएगा। हमारे देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है और हम दुनिया के सबसे युवा देशों में एक हैं और युवा हमारी वह ताकत है जिनकी मदद से हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपने देश की समृद्ध युवा शक्ति को पहचानते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में युवाओं पर विशेष बल दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया गया है। साथियों, हमारी मातृभाषा हमारे मन और मान की भाषा है, स्वाभिमान की भाषा है। यह न केवल हमारी अभिव्यक्ति का बल्कि सीखने का भी सबसे सरल और यह समर्थ माध्यम होती है।